अध्याय 871 भाग्य का पुत्र। लियू फोंग और वांग जियांगांग भयभीत हो गए और इसलिए वे जल्दी से जंगल में भाग गए। हान सेन स्थिर खड़ा रहा, ठंडेपन से हाथ को देखता रहा। हो सकता है कि उसने पहले भी भूतिया दिखने वाले जीवों का सामना किया हो, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि मरे हुए भूतों की आत्माएं सचमुच होती हैं। आकृति का हाथ जीवन शक्ति से जल रहा था। अगर वह भूत था तो जीवन शक्ति कैसे हो सकती है? पैट, पीले हाथ ने ताबूत के ढक्कन पर हाथ फेरा और उसे उड़ा दिया। तभी ताबूत के अंदर से एक मानव शरीर उभर आया। वह व्यक्ति कंकाल की तरह दुबला पतला था और उसकी लंबाई 2 मीटर थी, जो औसत मानव ऊंचाई के बराबर है। लेकिन वह व्यक्ति इतना दुबला पतला था कि वह त्वचा और हड्डियों से अधिक कुछ नहीं था। त्वचा का रंग उड़ गया था और उसमें हरापन आ गया था। वह पीला पड़ गया था और यह पता लगाना मुश्किल था कि उसके शरीर में खून दौड़ रहा है या नहीं। उसकी आंखें काली थीं और बाल सफ़ेद और लंबे थे, इतने लंबे कि ज़मीन को छू रहे थे। कब्र से बाहर आकर उस व्यक्ति ने अपनी काली आंखों से चारों ओर देखा। जैसे ही उन्होंने अपने आसपास का नज़ारा देखा, उनकी नज़र हान सेन पर पड़ी और वे उससे दूर नहीं हटे। हान सेन चौंक गया पर डरा नहीं। उसने पहले भी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मनों का सामना किया था जितना कि अब वह देख रहा था। हालांकि उनके आश्चर्य का कारण वह टैटू था जो आकृति की पूरी पीठ पर बना हुआ था। उस व्यक्ति की त्वचा खुरदरी लेकिन पतली थी, किसी मरते हुए पेड़ की छाल जैसी। हालांकि उसका टैटू किसी असली लौ की तरह लाल और जीवंत था। वह बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। बिल्ली जैसा प्रतीक उसकी पूरी पीठ पर बना हुआ था। बिल्ली की छवि से ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद में हो और उसकी आंखें आधी खुली हों। टैटू बिल्कुल असली लग रहा था। हान सेन इस टैटू से बहुत परिचित हो गया था क्योंकि यह नौजीवन वाली बिल्ली का प्रतीक था। उसने ब्लड लीजन के कार्डों पर इस छवि को देखा था। जीरो के पास भी इसी छवि का एक टैटू था और हान सेन के पास भी इसी छवि वाला एक हार था। क्या जीरो का इस व्यक्ति से कोई संबंध हो सकता है? हान सेन ने खुद से पूछा जैसे ही उसने उस आकृति को आशंका से देखा। वह आकृति हान सेन को देखती रही, उसकी गहरी काली आंखें उसके किसी भी भाव को छिपा रही थीं जो वह व्यक्त करना चाहता था। उनकी आंखें 3 सेकंड तक मिलीं, फिर अचानक उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जो दांत दिखाए गए थे वे साफ सुथरे थे, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्हें दिखाया गया था उससे कोई भी देखने वाला डर सकता था। हान सेन की पीठ में ठंडक दौड़ गई, साथ ही अचानक रोंगटे खड़े हो गए। धमाका! वह आदमी आगे बढ़ा और खून से सनी जमीन पर आ गया। फिर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। मृतक का खून जीवित लगने लगा। खून उसके पैरों की ओर बहने लगा, उसकी नसों में समा गया और उसकी त्वचा से होते हुए उसके हृदय तक पहुंच गया। हान सेन अपनी रक्त वाहिकाओं में खून को प्रवेश करते हुए देख सकता था। नसें संकरी सांपों की तरह थीं जो उसकी पतली त्वचा में अपना रास्ता बना रही थीं। यह एक डरावना और बेचैन कर देने वाला दृश्य था। वह आगे बढ़ता रहा और जहां भी उसके पैर जाते खून भी बहता। नसें उभरी हुई थीं, लेकिन धीरे धीरे शरीर स्वस्थ दिखने लगा। कुछ ही देर में वह आकृति फिर से एक जीवित व्यक्ति जैसी दिखने लगी। तुम कौन हो? हान सेन ने पूछा जैसे ही वह आदमी ठंडेपन से उसके पास आया। तुम इंसान हो? हाँ, कौन बेईमानी है, पर मैं इंसान नहीं हूं, ये समझ लो। उस आदमी ने एक और अजीब सी मुस्कान दी जिसने खौफनाक माहौल को और बढ़ा दिया। अगर तुम इंसान नहीं हो तो क्या हो? हान सेन ने पूछा। मैं क्या हूँ? हाँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या हूँ? हाँ, उस आदमी की हंसी एक पागलों जैसी खिलखिलाहट थी। कुछ देर तक ज्यादा खून सोखने के बाद वह ज्यादा स्वस्थ दिखने लगा। उसके बालों का रंग भी लौट आया, सफ़ेद से गहरा, गाढ़ा और चमकदार काला हो गया। उसकी अजीब काली आंखों के अलावा उसे कोई भी आम इंसान समझ सकता था। हान सेन उसे इस समय एक आम सुंदर लड़का समझ रहा था, हालांकि उसमें थोड़ी सी शैतानी भी थी। क्या मैंने कुछ मजाकिया बात कह दी? हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। ब्लड लीजन के एक वफादार के तौर पर क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम सन ऑफ फैट को नहीं पहचानते? ब्लड लीजन कब से इतना गिर गया है? उस आदमी ने अब मुस्कुराना बंद कर दिया और भारी गंभीरता से घूरते हुए हान सेन से पूछा, तुम ब्लड लीजन से हो? हान सेन चौंक गया। अगर वो ब्लड लीजन से था तो क्या इसका मतलब जीरो भी ब्लड लीजन से था? हान सेन ने इस बारे में और सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसका ब्लड लीजन से कोई न कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे वह टैटू बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और यह व्यक्ति पेड़ पर आते ही प्रकट हो गया। तुम रक्त सेना के एक समर्पित सदस्य हो, है ना? और तुम कहते हो कि तुम मुझे नहीं जानते। तुम अज्ञानी हो, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बलि के रूप में स्वीकार करूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और हान सेन की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। तीखे नाखूनों ने हान सेन की त्वचा को लगभग खरोंच दिया, लेकिन वह झपट्टा मारते सांप की तरह फुर्ती से चकमा देने में सफल रहा। अजीब आदमी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हेवनली गो, ब्लड लीजन के सदस्य होने के नाते आपको ऐसी बात कैसे पता चली?
ऐसा कहना बंद करो, मैं ब्लड लीजन का सदस्य नहीं हूँ। मेरा तुमसे या उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो बताओ, अगर तुम ब्लड लीजन से हो तो ताबूत में क्यों थे? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, वह बात बिगड़ने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकालना चाहता था। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे मकसद में अपनी आस्था न जताकर मुझसे अपनी आस्था छिपा सकते हो? तुम ब्लड लीजन जैसी महत्ते हो यार, और ये एक ऐसी खुशबू है जिससे तुम कभी आज़ाद नहीं हो सकते। तुम ब्लड लीजन के हो और सिर्फ अपने खून की कीमत चुकाकर ही तुम इसे छोड़ सकते हो। अपने इस दयनीय स्वभाव के साथ कुछ सार्थक करो और मुझे अपना खून दो। सन ऑफ फेट आगे बढ़ा। वह तेज था और सीधे हान सेन के सामने दौड़ा। डोंग! हान सेन ने अपना फ्लेमिंग रेक स्पाइक बुलाया और उस खौफनाक आदमी पर हमला करने में देर नहीं की। कीलें फ्लेमिंग रेक स्पाइक से टकराईं, जिससे धातु के टकराने जैसी आवाज़ निकली। उनकी टक्कर के जोरदार प्रभाव से हान सेन अपने फ्लेमिंग रेक स्पाइक के साथ पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था कि भाग्य का बेटा किसी महाप्राण प्राणी से कमज़ोर नहीं था। लेकिन भाग्यपुत्र हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, मैं कब से सो रहा था? क्या इंसान सुपर प्राणियों से मुकाबला कर सकते हैं? क्या वे सुपर जीनो पॉइंट और अपनी पाश्विक आत्माएं पा सकते हैं? हम ऐसे ही बेहतर है। तुम्हारे खून का स्वाद तो और भी अच्छा होगा बेटा। भाग्यपुत्र ने एक जंगली भूखी मुस्कान बिखेरी। उसकी लाल जीभ ने दुष्ट लालच से उसके होंठ चाटे। डोंग डोंग डोंग! सन ऑफ फैट का शरीर बेहद तेज था। उसके हाथ हान सेन पर हर तरफ से वार कर रहे थे और हालांकि वह हर वार को रोकने में सक्षम था, ये जानकर हैरानी हुई कि सन ऑफ फैट सिर्फ अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल कर रहा था। हान सेन के फ्लेमिंग रेक स्पाइक से टकराने वाली ताकत किसी भी औसत सुपर प्राणी से ज्यादा थी। हान सेन ने अपने डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया। उसे जो दिखाई दे रहा था वह एक गड़बड़ थी। ऊर्जा किसी भी सामंजस्य के साथ प्रवाहित नहीं हो रही थी और जो शक्ति उसके पास थी वह उसके द्वारा अवशोषित रक्त से आ रही थी। यहाँ तक कि डोंगक्सुआन आभा भी ऐसी शक्तियों का अनुकरण करने में असमर्थ थी। बुरा नहीं, तुम मेरे सारे हमलों को रोकने में सक्षम हो, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारा खून मीठा अमृत होगा। मैं अपनी पहली घूंट का इंतजार कर रहा हूँ बेटा। भाग्य के पुत्र का चेहरा लालच या वासना से भरा हुआ था। वह हान सेन को सांप जैसी मोती जैसी आंखों से देख रहा था और बिल्कुल सांप की तरह उसे अपनी दोमुही जीभ से उसके होंठ पसंद आ रहे थे। भाग्य के पुत्र की हरकतें अविश्वसनीय रूप से अजीब थीं। वह बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा सकता था। पीएसएस! हान सेन की गर्दन के पास एक कील चुभ गई, जिससे खून बहने लगा। भाग्य का बेटा एक अजीब से कोण पर अपनी उंगली से टपकते खून को पेट भरकर पी रहा था। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह बहुत स्वादिष्ट है। हान सेन उस मुस्कान की व्याख्या नहीं कर सका। वह इसकी तुलना बस एक भूखे भेड़िए से कर सकता था जो ताज़ी लाश पर आ गया हो। धमाका! सन ऑफ फेट ने हवा में चीख मारी और अपने नाखूनों से हान सेन के दिल तक पहुंच गया। अपनी डोंगक्सुआन चाल से हान सेन चकमा देने में कामयाब रहा। फिर उसने अपने दुश्मन से एक सवाल पूछा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम मुझे ब्लड लीजन से क्यों मानते हो? सच कह रहा हूं कि मैं नहीं हूं। हाँ, सच में। चलो, तुम इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी गंध बिल्कुल वैसी ही है, साफ साफ। सन ऑफ फैट किसी शरारती शैतान की तरह था, अपने शरीर और अंगों को अजीबोगरीब तरीके से घुमा घुमा रहा था, एक ऐसी कलाबाजी जो कोई इंसान कभी नहीं कर सकता। चलते चलते उसके हाथ हान सेन की गर्दन तक पहुंच रहे थे। हान सेन हर हमले को चकमा देने में कामयाब रहा और ऐसा करते हुए उसने अपनी 9 जिंदगियों वाली बिल्ली का हार निकाला। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें यही गंध आ रही है? जब भाग्य के पुत्र ने हार देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी काली आंखें 9 जीवन वाली बिल्ली के हार को घूर रही थीं और वह कांपने लगा। अवशेष! हा, रक्त राजा मेरी देखभाल कर रहा है, मुझे उसकी खोज में मार्गदर्शन कर रहा है। उसने खुशी और दुख दोनों के मिले जुले स्वर में कहा। यह डरावना था। हान सेन ने उसके चेहरे को देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब है। उसे जिस अवशेष की जरूरत थी वह वही हार था जो हान सेन हमेशा अपने पास रखता था। पर दादाजी के पास रक्त सेना का अवशेष क्यों होगा? हान सेन जानता था कि हार कहाँ से आया है, लेकिन इससे स्पष्टता मिलने के बजाय उसे और अधिक उलझन हो गई। हान सेन कुछ पूछना चाहता था, लेकिन भाग्य का पुत्र एक क्रोधित विषैले सांप की तरह हान सेन से 9 जीवन वाली बिल्ली का हार छीनने के लिए हमला कर दिया। क्या ये ब्लड लीजन का अवशेष है? यह क्या करता है? और तुम यहाँ क्यों हो? हान सेन लगातार सवाल दागते हुए टालमटोल करता रहा, उम्मीद करता रहा कि इस मुलाकात से कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी और वे जवाब मिल जाएंगे जिनकी उसे लंबे समय से तलाश थी। लेकिन भाग्यपुत्र ने उसके सवालों को अनसुना कर दिया और उसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसका ध्यान सिर्फ हार पर ही था। उसका पूरा शरीर उत्तेजना से लाल हो रहा था और साफ जाहिर था कि उसकी शक्ति भी उसके साथ साथ बढ़ रही थी। हान सेन देख सकता था कि उसका खून उबलने और जलने लगा है, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही है।
हार की चाहत उसे पागल कर रही थी, मानो कोई नर्क से आया शैतान हो। कीलों को और जोर से घुमाया गया और एक बार हान सेन के चेहरे पर लगा। भाग्य के पुत्र ने खून की हर बूंद चाट ली जो वह चुराने में कामयाब रहा था। मेरे सवालों का जवाब दो। हान सेन ने भाग्य के पुत्र की ओर ठंडेपन से देखा, ये स्वीकार करते हुए कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली था। लेकिन हान सेन को इसकी परवाह नहीं थी। फिलहाल उसे किसी भी चीज़ से ज्यादा जवाब चाहिए थे और यही वो पाने के लिए दृढ़ था। उसे कोई नहीं रोक सकता था। तुम्हारा भाग्य मेरे लिए बलिदान होना है। तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ बेटा। भाग्य के पुत्र की आंखें अभी भी लालच से भरी थीं और उसका चेहरा हत्या की लालसा से तमतमा रहा था। हान सेन ने उसके हमलों से बचना बंद कर दिया और उसकी ओर अपनी मुट्ठी घुमा दी। वेदना। उन दोनों के बीच बिजली का एक विशाल बोल्ट गिरा जो बहरा कर देने वाला था। सोनिक थंडर पंच अपने प्रतिद्वंद्वी की जीवन शक्ति को बिगाड़ने में असमर्थ था क्योंकि उसकी ऊर्जा पहले से ही गड़बड़ा चुकी थी। लेकिन वज्र शक्ति उसके शत्रु को अर्धपंगुकृत करने में प्रभावी थी, जिससे उसकी गति काफी धीमी हो गई। गर्जन। हान सेन का शरीर फैल गया और 3 मीटर ऊंचा चांदी का बंदर बन गया। मजबूत भुजा ने भाग्यपुत्र को सिर से पकड़कर हवा में उठा लिया। वेदना। वेदना। हान सेन अभी भी अपना सिर पकड़े हुए बार बार अपने शरीर को जमीन पर धकेल रहा था। उसने उसे इस तरह अनगिनत बार मारा और जब वह मारा गया तो पृथ्वी में भाग्य के पुत्र के शरीर के आकार का एक गहरा गड्ढा बन गया। हान सेन ने उसे वापस गड्ढे में फेंक दिया और उसके सिर पर वार किया। धमाका। शक्ति ने और भी गहरा गड्ढा बना दिया जिसके अंदर भाग्य का पुत्र था। उसकी खोपड़ी फट गई थी और उसका शरीर भयावह रूप से मुड़ा हुआ था। हान सेन ने उसे एक बार फिर उठाया और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा। नाक चूर चूर होकर जेली बन गई और फिर शरीर तोप के गोले की तरह हवा में उछल गया। नीचे उतरते हुए उसने कई पेड़ तोड़े और फिर रुक गया। क्या अब तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो, भाग्य के पुत्र? हान सेन अपने पराजित प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा था, जिसका शरीर बुरी तरह मुड़ा हुआ और कुचला हुआ था। भाग्य के पुत्र में अब वो बेकाबू, पागल आंखों वाली गति नहीं थी जो पहले उसे आगे बढ़ाती थी। असंभव, असंभव। दूसरे ईश्वर के अभयारण्य में मनुष्यों के पास ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर के पुत्र का चेहरा पहचान से परे क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसकी हत्या नहीं हुई थी और वह अभी भी बोलने के लिए शब्द जुटा पा रहा था। फिर भी उसका शरीर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। स्पष्ट सदमे से उसने हान सेन की ओर देखा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ब्लड लीजन में हान जिंगजी नाम का कोई आदमी है? हान सेन ने सन ऑफ फैट की ओर देखा जो हक्का बक्का था। वह कुछ कहने को तैयार लग रहा था, लेकिन तभी ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। असंभव, असंभव। भाग्यपुत्र को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और उसका शरीर कांपने और ऐंठने लगा। फिर कुछ नहीं, वह वहीं जम गया, जमीन पर गिर पड़ा। हान सेन ने उस दिशा में देखा जहां भाग्य के पुत्र की नजरें जम गई थीं और उसने देखा कि उसने जीरो को देखा था। वह वृक्ष राजा से निकलकर अब उनकी ओर आ रही थी। जीरो पहले ही अपने मानव रूप में लौट चुकी थी, लेकिन उसके हाथों में एक लाल चाकू था। चाकू लगभग 1 फुट लंबा था और पूरी तरह लाल था। उसमें कंकाल जैसी आकृतियां थीं और उसका रंग ऐसा लग रहा था जैसे खून से सनी कोई हड्डी हो। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, उसे समझ नहीं आया कि सन ऑफ फेट जीरो को देखकर इतना क्यों डर गया होगा। असंभव, असंभव। भाग्य का पुत्र पागलों की तरह चिल्ला रहा था और वह भयभीत लग रहा था। हान सेन ने उसकी तरफ देखा, उसे चुप रहने को कहने को तैयार, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक लाल चमक उसकी आंखों में चमक गई। जब उसकी नजरें स्थिर हुईं तो उसने देखा कि खून और हड्डी वाला चाकू भाग्य के पुत्र के दिल में धंस गया है। भाग्य का पुत्र छटपटा उठा। उसके शरीर का सारा खून उसके हृदय की ओर बहने लगा, जिससे एक जमी हुई गांठ बन गई। फिर उसकी त्वचा सिकुड़कर सूख गई और उस जगह के बाकी हिस्सों की तरह एक और पहचान से परे कंकालनुमा लाश बन गई। हान सेन की भौहें तन गईं। उसे नहीं पता था कि जीरो को यह चाकू कहाँ से मिला, लेकिन उसने बिना किसी कारण के सन ऑफ फैट की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जीरो सन ऑफ फैट के सामने गया और उसके हृदय से हड्डी का चाकू निकाला। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे मार डाला, हान सेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वह इसके लायक था, जीरो ने उत्तर दिया। वह इसके लायक था या नहीं यह अप्रासंगिक है। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने उसे क्यों मारा, तो मुझे बताओ, हान सेन ने फिर पूछा। जीरो ने हान सेन की तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। बस उसे वैसे ही देखती रही जैसे हमेशा देखती थी। हान सेन ने उसकी हड्डी के चाकू को देखा और पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये पेड़ के अंदर था, जीरो ने उत्तर दिया। तुमने पेड़ में छेद किया ताकि तुम ये चाकू निकाल सको? हान सेन को आश्चर्य हुआ और इसलिए उसने पुष्टि के लिए पूछा। जीरो ने सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता चला कि यह हड्डीदार चाकू उस पेड़ के अंदर था? हान सेन ने पूछा।
जीरो पहले कभी दूसरे भगवान के अभयारण्य के इस क्षेत्र में नहीं गई थी, तो उसे कैसे पता चला कि चाकू वहां है? यह मुझे बुला रहा था। जीरो ने हड्डी का चाकू घुमाया। हान सेन ने अपना हाथ बढ़ाया, चाकू पकड़ने की कोशिश की और कहा, मुझे देखने दो। लेकिन जीरो ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया और कहा, इसे मत छुओ। क्यों नहीं? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि जीरो असामान्य व्यवहार कर रहा है। तुम मर जाओगे, जीरो ने थोड़ी गंभीरता के साथ कहा। हान सेन स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाह रही है। क्या वह उसे छू लेगा तो मर जाएगा, या अगर वह उस पर उंगली रख देगा तो क्या वह उसे मार डालेगी? जीरो की साफ आंखों में देखते हुए हान सेन सोचने लगा कि उसका क्या मतलब था। हालांकि उसका झुकाव पहले वाले की तरफ था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि जीरो उसे यूं ही मार डालेगी। हान सेन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने अपना ध्यान भाग्य के पुत्र की लाश पर केंद्रित कर दिया। उसने उसकी जेबें टटोली और लूट का कोई भी खास सामान ढूंढने लगा। भाग्य के पुत्र के शरीर पर ज्यादा कपड़े नहीं थे, और जो उसने पहने थे उनमें से ज्यादातर पहले से ही फटे हुए थे। उसके शरीर के सूख जाने के बाद कपड़े किसी मुड़ी हुई टहनी पर बिखरे हुए कपड़े की ढीली पट्टियों जैसे लग रहे थे। कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब हान सेन ने सन ऑफ फैट की पीठ देखी तो वह चौंक गया। नौजीवन वाली बिल्ली का टैटू पूरी तरह से गायब हो गया था। हान सेन ने अपने शरीर के हर कोने की जांच की, लेकिन उसे पहले देखे गए टैटू जैसा कुछ भी नहीं मिला। क्या तुम जानते हो कि यह आदमी कौन है? हान सेन ने जीरो की ओर देखा और सवाल पूछा। उसने सिर हिलाया। हान सेन को लगा कि उसे कुछ नहीं पता, इसलिए उसने दोबारा नहीं पूछा। वह उस ताबूत के पास पहुंचा जिसमें भाग्य का पुत्र था। ऐसा लग रहा था कि ताबूत स्थानीय डार्क हॉन्टेड पेड़ों की लकड़ी से बनाया गया है, लेकिन उसमें और कोई खास बात नहीं थी। ताबूत खाली था। वहां कुछ न पाकर हान सेन ने अपना ध्यान वृक्षराज की ओर मोड़ा और उसकी दिशा में चलने लगा। अब वह वृक्षराज हान सेन की जीवन शक्ति को नष्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वह बिना किसी घबराहट के सीधे उसके पास चला गया। उसने उस छेद को गौर से देखा जो जीरो ने उसमें बनाया था, और देखा कि वह कितना भयानक लग रहा था। वह एक अनंत खाई जैसा लग रहा था, जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी। जीरो की ओर मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वह हमेशा की तरह सहजता से उसका पीछा कर रही थी। दांत पीसते हुए हान सेन उस छेद में घुस गया। पेड़ का अंदरूनी हिस्सा बड़ा था, लेकिन अंदर कुछ खास नहीं लग रहा था। हान सेन के लिए वहां कुछ भी खास नहीं था। अजीब है। हान सेन ने भौहें सिकुड़ी और जीरो की तरफ देखा। वह उससे और सवाल पूछना चाहता था, लेकिन यह नामुमकिन था कि वह उसे सीधे जवाब दे। कुछ भी न पाकर हान सेन ने अपने गोल्डन ग्रोलर पर सवार होकर लापता लियूफोंग और वांग जियांगांग की तलाश में निकलने का फैसला किया। जब वह उन्हें मिला तो वे अभी भी सदमे में थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि जंगल का श्राप हट गया है, इसलिए हान सेन उन्हें बाहर ले जाने में सक्षम था। अंधेरे प्रेतवादित पेड़ और कीड़े पहले जैसे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर निकलने से कोई रोक नहीं रहा था। दरअसल उन्हें जंगल की सीमाएं अपेक्षाकृत जल्दी ही मिल गईं। जंगल ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मील ही चौड़ा था। जंगल से निकलने के बाद लियूफोंग और वांग जियांगांग की खुशी उनकी राहत में दब गई। वे खुद को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे कि वे इतने समय तक जंगल में जीवित रहे, जिसमें हान सेन के आने के बाद आने वाले खतरे भी शामिल थे। लेकिन फिर भी उस कठिन परीक्षा को लेकर एक बेचैनी हान सेन के मन में घर कर गई थी। जीरो का खून से सना चाकू भी उसके हाथों से गायब हो गया था। हान सेन ने कुछ देर बाद देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ रखा है। अगर नौजीवन वाली बिल्ली का हार रक्त सेना का अवशेष है, तो इसका मतलब है कि मैं रक्तनाड़ी सूत्र का अभ्यास कर पाऊंगा, हान सेन ने उत्साह से सोचा। हालांकि वह डोंगशुआन सूत्र पहले ही सीख चुका था, लेकिन जितना ज्यादा सीखता उतना ही बेहतर होता। इसके अलावा रक्तनाड़ी सूत्र की शक्तियां उसके अगले वंश को भी लाभ पहुंचा सकती थीं, अगर कभी उसकी संतान हुई। हान सेन ने रक्तनाड़ी सूत्र का पालन किया और उसके अभ्यास के लिए नौजीवन वाली बिल्ली का हार धारण किया। खुद को नौसिखिया कहने में उसे आधा महीना लग गया, इसलिए जाहिर है कि उसे इसका पहला जीन लॉक खोलने में काफ़ी समय लगने वाला था। उन्होंने ब्लू क्रिस्टल शेल्टर की ओर अपनी यात्रा के दौरान इसका बार बार अभ्यास किया और 6 दिन बाद उन्हें नदी के किनारे दूसरी पीढ़ी का एक सुपर प्राणी मिला। यह एक सर्पवर्म की तरह दिखता था, और जब यह नदी के ऊपर उड़ा तो इसने हान सेन को खाने का प्रयास किया। हालांकि हान सेन और सिल्वर फॉक्स ने जल्दी ही उसे हरा दिया, और चूंकि उसे हाल ही में अपने विरोधियों की खोपड़ी तोड़ने का शौक हो गया था, इसलिए हान सेन ने उसे हराने के लिए सिल्वैप का रूप धारण कर लिया। सुपर प्राणी रिवरबैंक वम मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इस प्राणी का मांस खाने योग्य है और आप इसका जीवन जीनोसार प्राप्त कर सकते हैं। इसके जीवन जीनोसार का उपभोग करके आप 0 से 10 सुपर जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। हान सेन ने वायरम के लाइफ जीनो एसेंस को परिष्कृत किया और 6 सुपर जीनो पॉइंट प्राप्त किए। अब उसे अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए केवल 2 और पॉइंट की आवश्यकता थी।
प्राणी का मांस चांदी लोमड़ी और परी के बीच साझा किया गया था। जल्द ही मैं तीसरे भगवान की शरण में पहुंच जाऊंगा। उम्मीद है मेरी किस्मत साथ देगी। हान सेन थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसके माथे पर अभी भी कमल का चिन्ह था। वह अपनी आपूर्ति को पुनः जुटाने के लिए पास के मानव आश्रय स्थल पर गया तथा आसपास पूछताछ की कि उसे और अधिक सुपरजीव कहाँ मिल सकते हैं। हान सेन ने एक अजीब कहानी सुनी जो देखने लायक लग रही थी। उसे एक पहाड़ के बारे में बताया गया था जिस पर रात दिन बार बार बिजली गिरती थी। अगर वहाँ कोई अद्भुत प्राणी था तो वह संभवतः बिजली के तत्वों से जुड़ा हुआ था। अगर यह सच था तो उसका वध सिल्वर फॉक्स के लिए फायदेमंद साबित होगा। हान सेन ने थंडर माउंटेन की यात्रा की योजना बनाई, लेकिन उसके जाने से पहले ही कोई उसे ढूंढता हुआ आ गया। मिस्टर हान, हम एंजल जीन की तरफ से हैं। हम एक सुपर जीव को मारने में आपकी मदद का अनुरोध करना चाहते हैं। अगर आपके पास समय हो तो हम इस अपील की कीमत पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। झाओ ज़ुएबिन एंजल जीन के मैनेजरों में से एक थे और अनुरोध करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, झाओ परिवार वाकई बेशर्म है। पहले तो वो मुझे मारना चाहते हैं, अब मेरी मदद चाहते हैं। हान सेन मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। हालांकि उसके शब्दों ने एक अलग ही कहानी बयां की और उसने जवाब दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुझे किस सुपर जीव को मारने के लिए कह रहे हैं, और हाँ, बताई गई कीमत पर भी। अगर तुम इस काम में हमारी मदद करने को तैयार हो तो निश्चिंत रहो, इसकी कीमत तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला देगी। झाओ ज़ुएबिन ने धीरे से कहा और कुछ देर रुका। थोड़ी देर बाद उसने आगे कहा, हम चाहते हैं कि तुम थंडर माउंटेन पर रहने वाले थंडरबुल को मारने में हमारी मदद करो। हान सेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा संयोग हो सकता है, क्योंकि थंडरबुल भी उसका लक्ष्य था। जरूर, इसके लिए तुम्हें 100 उच्च श्रेणी के एंजल जीन फ्लूइड्स देने होंगे, हान सेन ने छाती फुलाकर कहा। ओह मिस्टर हान, क्या आपको नहीं लगता कि यह कीमत थोड़ी ज्यादा है? आप जानते हैं कि उच्च श्रेणी के एंजल जीन फ्लूइड्स को बनाने के लिए शाही शूरा रक्त की आवश्यकता होती है। शूरा के साथ हमारे संबंध पहले से ही खराब हैं, इसलिए इस रक्त की प्राप्ति मुश्किल है। एंजल जीन फ्लूइड की 100 शीशियां बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा हमारी अपनी टीम है। हमें केवल आपकी सहायता चाहिए। हम आपसे अकेले ही उस सुपर प्राणी का सामना करने के लिए नहीं कह रहे हैं। झाओ ज़ुएबिन शर्मा गया। निस्संदेह उसे इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर थोड़ा अजीब लग रहा था। तुमने कहा था कि तुम्हारा प्रस्ताव मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देगा। इसके लिए एंजल जीन फ्लूइड की 100 शीशियां चाहिए। अगर तुम मेरी कीमत नहीं चुका सकते तो किसी और से पूछ लो, हान सेन ने सख्ती से कहा। ये सच था कि एंजल जीन फ्लूइड की शीशियों की संख्या जो प्रचलन में थी और खरीदने के लिए उपलब्ध थी, हाल ही में कम हो गई थी। अगर मिल भी जाती तो शायद ही कोई उन्हें खरीद पाता। हान सेन का ऐसी 100 शीशियों का अनुरोध बेहद हास्यास्पद था और इससे एंजल जीन की पूरे महीने की कमाई खत्म हो जाती। मिस्टर हान, आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो भी अभी आपके साथ यह सौदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं अलायंस में वापस जाऊंगा और अपने सुपरवाइजर से सलाह लूंगा, झाओ ज़ुएबिन ने सुझाव दिया। मैं अब से 1 घंटे बाद आश्रय स्थल छोड़ रहा हूँ, हान सेन ने कहा। झाओ ज़ुएबिन ने सिर हिलाया और कहा, मैं जल्दी आऊँगा, इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें। हान सेन ने सोचा कि उसने जो ऊंची कीमत बताई है वह उन्हें डराने और घुसपैठ बंद करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन दुर्भाग्य से झाओ ज़ुएबिन मुस्कुराते हुए वापस आ गया। उसने कहा, हमारी कंपनी आपकी कीमत स्वीकार करती है। मेरे पास शीशियां हैं, लेकिन हमें आपसे इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना होगा। हान सेन को कम से कम इतना तो आश्चर्य हुआ ही था। उसने अनुबंध की सामग्री पर नज़र डाली और सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। उसने एंजल जीन फ्लूइड के क्रेट को देखा और पाया कि उस पर उनकी आधिकारिक मुहर लगी हुई थी। अगर उसमें जो कुछ था वह उसकी मांग के अनुसार नहीं था, या अगर शीशियों में रखा एंजल जीन फ्लूइड कोई सस्ता नकली या तरल पदार्थ का पतला रूप था तो वह उन पर मुकदमा कर सकता था। ठीक है, हान सेन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और एंजल जीन फ्लूइड की 100 शीशियां स्वीकार कर लीं। जब हान सेन चले गए तो एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी झाओ ज़ुएबिन के पास आया और बोला, मैनेजर झाओ, उच्च श्रेणी के एंजल जीन फ्लूइड की 100 शीशियां बहुत महंगी हैं। झाओ ज़ुएबिन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह उतना महंगा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। दुर्भाग्य से हम खुद सांड को मारने में असमर्थ हैं, इसलिए हमारे पास उससे पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास इस समय एक बेहतरीन पालतू जानवर है। लेकिन फिर ये एंजल जीन फ्लूइड की 100 उच्च श्रेणी की शीशियां हैं। क्या हम थंडरबुल को मारने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? लियू बुई ने विनती की। झाओ ज़ुएबिन हंसे और बोले, ये थंडरबुल एओई हमले कर सकता है। अगर हम इसे मार भी दें तो भी हमें अपने कर्मियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम द्रव खो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों को नहीं। हान सेन से ऐसा करने के लिए कहना, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमारी भविष्य की समृद्धि के लिए बेहतर है। हम इस द्रव का और अधिक संश्लेषण कर सकते हैं, ये सिर्फ भौतिक है।
लुई गुई ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैसे भी ऐसे निर्णय लेना उसका काम नहीं था। जाओ और तैयार हो जाओ, हम जल्द ही हान सेन के साथ निकलेंगे। इस थंडरबोल्ट का वध हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर लड़का असफल भी हुआ तो उसे एंजल जीन फ्लूइड की शीशियां हमें वापस करनी ही होंगी। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो ये हमारे लिए और भी बेहतर होगा। झाओ ज़ुएबिन की आंखों से हत्या की काली रोशनी टिमटिमा रही थी। हान सेन ने एंजल जीन फ्लूइड को एलायंस को वापस भेज दिया, जिससे जी यानरान उसे अपने पास रख सके। कोई संभावना नहीं थी कि वह उस क्रेट को वापस लौटाए, और थंडरबोल्ट के मामले में उसे यकीन नहीं था कि एंजल जीन कोई ईमानदार सौदा करेगा। लेकिन अगर वह उस जीव को मार सकता था, लूट का माल हासिल कर सकता था और उसे दिया गया तरल पदार्थ लेकर भाग सकता था, तो उनके साथ जाना उचित था। वैसे भी अगर जरूरत पड़ी तो हान सेन को एंजल जीन के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने में कोई बुराई नहीं लगी। जीरो को साथ लेकर हान सेन एंजल जीन के सदस्यों से मिलने गया जो उसके साथ जाने वाले थे। मिस्टर हान, हम एक सुपर जीव का शिकार करने जा रहे हैं। क्या आपको यकीन है कि एक खूबसूरत छोटी बच्ची को साथ लाना आपके लिए उचित होगा? जीरो पर नजर पड़ते ही झाओ ज़ुएबिन ने मजाकिया लहजे में सुझाव दिया। ये तो एक सुपर प्राणी है, वह ठीक हो जाएगी। हान सेन ने जीरो के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जब झाओ ज़ुएबिन और लुई गुई ने उसकी बात सुनी तो उनके मुंह से घुंघरू फूट पड़ा। उन्हें लगा कि हान सेन अपनी भलाई के लिए बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन उन्होंने अपनी जबान पर लगाम लगा ली। वे हान सेन के साथ 8 लोगों को लेकर पहाड़ की यात्रा पर निकले, जहां उन्हें बैल से लड़ना था। जीरो हमेशा की तरह हान सेन के पीछे पीछे चल रही थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंधेरे प्रेतवादित जंगल में घट रही घटनाओं का उस पर जरा भी असर हुआ हो। वह बस उसका पीछा करती रही, उसकी अपनी परछाई से भी ज्यादा सटीकता से। बारिश शुरू हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया और कठिन हो गया। लेकिन आश्रय की सुरक्षा से आगे जमीन पर चढ़ने वाले समूह के लिए ये कुछ भी नहीं था। गोल्डन ग्रोलर पर सवार हान सेन ने स्पिरिट आउल को बुलाया ताकि वह उनके ऊपर उड़े और जीरो को बारिश से बचाए। पूरा इलाका काले तूफानी बादलों से घिरा हुआ था और लगातार गरज रही थी। यह इतनी तेज थी कि बाकी सबकी आवाजें दब गईं, और बादलों के पीछे दूर से टिमटिमाती बिजली का शो लयबद्ध रूप से चल रहा था। सिल्वर फॉक्स बहुत उत्साहित लग रहा था और गोल्डन ग्रोलर के सिर पर कूद पड़ा। उसने दूर थंडर माउंटेन की ओर देखा। उसकी आंखें जमीन का जायजा ले रही थीं, मानो किसी खास चीज की तलाश में हों। धमाका! एक बिजली की चमक आसमान में मकड़ी के जाले की तरह चमक उठी, जिससे गीली अंधेरी धरती प्रकाशित हो गई। हान सेन ने रोशनी का इस्तेमाल उस काली चोटी को देखने के लिए किया जिसकी ओर वे जा रहे थे। यह उस इलाके के किसी भी दूसरे पहाड़ से ऊंचा था, और इतना ऊंचा कि मानो आसमान से जुड़ा हो। सारी बिजली उस पहाड़ से आती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो वह कोई प्राकृतिक चट्टानी बिजली की छड़ हो। मिस्टर हान, ये थंडर माउंटेन है, थंडरबोल्ट का घर, झाओ ज़ुएबिन ने ऊबड़ खाबड़ चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा। थंडर माउंटेन की तलहटी तक पहुंचने में उन्हें कुल मिलाकर आधे दिन की यात्रा करनी पड़ी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उस खतरनाक पहाड़ का खौफ बढ़ता गया। आसमान में बिजली चमकती रही और चोटी पर कई बार गिरती रही। हर चमक के साथ कई टूटे हुए पत्थर जमीन पर गिरते रहे। अजीब है, आसपास कोई जीव क्यों नहीं है? यह अजीब है, लुई गुई ने भौहें चढ़ाईं। यह अजीब है, पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो और भी कई जीव थे, लेकिन इस बार हमने एक भी नहीं देखा। झाओ ज़ुएबिन भी उलझन में था। हान सेन ने मन ही मन सोचा, अरे ये सिल्वर फॉक्स की वजह से है। इस प्यारे से शैतान के साथ अब मेरी यात्रा में परेशान करने वाले जीव अतीत की बात हो गए हैं। उनके बिना तो अच्छा है ना? हम थंडरबोल्ट को आज़ादी से मार सकते हैं। हान सेन ने ये कहते ही गोल्डन ग्रोलर पर सवार होकर पहाड़ की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में हम आप पर निर्भर हैं, झाओ ज़ुएबिन ने विनम्रता से हान सेन से कहा। हान सेन के उड़ान भरने के बाद झाओ ज़ुएबिन ने मुड़कर अपने आदमियों से कहा, सावधान रहें, थंडरबोल्ट किसी भी क्षण प्रकट हो सकता है। सतर्क रहें। हाँ, सब ने एक साथ जवाब दिया। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर वे हान सेन के धूल भरे रास्ते पर पहाड़ पर चढ़ गए। धमाका! बिजली लगातार कड़कती रही और एक बार भी उसकी लयबद्धता में कोई कमी नहीं आई। गरज बार बार पहाड़ की चट्टानों से टकराती रही और चिंगारियों की बेतहाशा बौछारें निकलती रहीं। हान सेन आगे था, लेकिन जल्द ही उसकी गति धीमी हो गई। माहौल काफी खराब था और जल्दबाजी के लिए अनुपयुक्त था। अगर ये थंडरबोल्ट का घरेलू मैदान था तो उसे पता था कि उसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि वह नुकसान में होगा। सिल्वर फॉक्स ने गोल्डन ग्रोलर के सिर पर खड़े होकर दूर स्थित शिखर को घूरते हुए अपना उत्साह बनाए रखा। पहाड़ के मध्य बिंदु तक पहुंचने में उन्हें 1 घंटे का समय लगा, लेकिन फिर भी वे अभी तक उस थंडरबोल्ट तक नहीं पहुंचे थे जिसका वे शिकार कर रहे थे। मैनेजर झाओ, शायद वह बैल चला गया है, हान सेन ने झाओ ज़ुएबिन को सुझाव दिया।
झाओ जुएबिन के चेहरे पर उलझन का भाव था और उसने कहा, जब भी हम यहाँ आते थे वह तेजी से पहाड़ की तलहटी में हमारे अतिक्रमण की ओर बढ़ जाता था। अगर वह चोटी पर भी होता तो उसे बहुत पहले ही हम पर टूट पड़ना चाहिए था। आज उस जानवर का न होना वाकई अजीब है। क्या थंडरबोल्ट सचमुच इस जगह से चला गया? लुई गुई ने चिंता से पूछा। चलो चलते रहें, सावधानी न छोड़ें किसी भी स्थिति में। झाओ जुएबिन ने भौहें चढ़ाईं। वे काफी समय से इस थंडरबोल्ट को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे कई बार असफल हो चुके थे और अपने पिछले प्रयासों में कई लोगों को खो चुके थे। ये बेल भयंकर हमले कर सकता था जिसमें एओई हमले भी शामिल थे, इसीलिए उन्हें हानसेन के पास जाकर मदद मांगनी पड़ी। वे पूरी तरह से हताश थे। अगर सांड सचमुच चला गया होता तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। अनुबंध में लिखा था कि अगर सांड उस जगह को खाली कर देता तो हानसेन एंजल जीन फ्लूइड की प्रस्तावित शीशियों में से आधी शीशियां रखने का हकदार होता। बड़ी चिंता के साथ वे शिखर की ओर चढ़ते रहे। इस बीच गड़गड़ाहट और भी तेज होती गई। अचानक बिजली का एक जोरदार झटका हानसेन से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक चट्टान पर गिरा। लेकिन चट्टान अविनाशी लग रही थी और बिजली से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। वह अभी भी बिल्कुल चिकनी थी और उस पर एक भी दाग नहीं लगा था। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए बिजली की चमक बढ़ती गई। 1 घंटे और आगे बढ़ने के बाद एक बिजली फैंगलिन नाम के एक आदमी पर गिरी। वह अपनी सवारी पर था और लगभग मर ही गया। बुरी तरह घायल होने के कारण उसके सिर के लगभग बाल जल गए थे। वह सदमे में था। सौभाग्यवश प्रहार बहुत जोरदार नहीं था और वह व्यक्ति प्रहार के बाद भी खड़ा होने में सफल रहा, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद सभी ने अतिरिक्त सावधानी बरती तथा उन पर आक्रमण करने वाले किसी भी अन्य विद्रोही बिजली के बोल्ट से बचाव के लिए ढाल और सुरक्षात्मक हथियार जुटाए। ये भी सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि गड़गड़ाहट और बिजली की आवृत्ति बढ़ गई थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए सभी को कम से कम एक बार बिजली गिरी। कुछ दुर्भाग्यशाली रहे कि उन्हें एक से ज्यादा बार बिजली गिरी। गोल्डन ग्रोलर कितना भी बड़ा निशाना क्यों न हो, सिर्फ हानसेन और उसके साथियों को कोई झटका नहीं लगा। अजीब बात यह है कि पूरी यात्रा के दौरान बिजली ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। हानसेन ने माना कि यह सिल्वर फॉक्स का काम था। थंडर मास्टर लिटिल सिल्वर बिजली की इच्छा को मोड़कर खुद को और अपने साथियों को बचा सकता था। हानसेन ने सिल्वर फॉक्स को गले लगाया और धीरे से कहा, छोटी सिल्वर, क्या तुम उन पर और अधिक बिजली गिरा सकती हो? सिल्वर फॉक्स ने हानसेन की तरफ देखा और अपना सिर झुकाकर हानसेन की बात समझ ली। तभी उसकी आंखों में एक शैतानी चमक पैदा हो गई। सिल्वर फॉक्स हानसेन की छाती से उछलकर गोल्डन ग्रोलर के सिर पर वापस आ गया। उसने आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट को देखा। धमाका! बिजली का एक जोरदार झटका लुई गुई के सिर पर लगा। उसका कवच चकनाचूर हो गया और वह अपनी सवारी से गिर पड़ा। वह कीचड़ भरी जमीन पर तड़पता हुआ तड़पने लगा। हर कोई उसकी खैरियत जानने के लिए रुक गया। खुशकिस्मती से उन सभी ने अपने जीन्स के ताले खोल दिए थे और इतनी मार झेलने में सक्षम थे। मैनेजर झाओ, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं बिजली की आवृत्ति बढ़ती जाती है। संभावना है कि हम सब शिखर पर पहुंचने से पहले ही घायल हो जाएं, और अगर सांड वहां रहा तो हमारी लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, लुई गुई ने कहा। झाओ जुएबिन ने आकाश में चमकती बिजली को देखा, लेकिन वह जानता था कि अगर वे अब वापस मुड़ गए तो वे एंजल जीन फ्लूइड को हानसेन को मुफ्त में सौंप देंगे। फिर भी यदि वे अपना वर्तमान मार्ग जारी रखते हैं तो वे घायल हो सकते हैं या इससे भी बदतर स्थिति में पहुंच सकते हैं, जैसा कि लुई गुई ने कहा। झाओ जुएबिन ने अपनी पहेली पर कुछ सोचा, लेकिन फिर यह कहकर शांत हो गया, हम चोटी से ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर हम वहां पहुंच गए और बेल नहीं मिला तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे। उसके ऐसा कहने के बाद सभी लोग पुनः अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो गए और पहाड़ की दुर्गम ढलानों पर चढ़ते चले गए। इसके बाद अधिकाधिक बिजली गिरती रही, जो एंजल जीन के प्रत्येक सदस्य पर सटीक रूप से गिरती रही और उन्हें घायल कर देती रही। हानसेन ने आगे चोटी की ओर देखा। उसे वहां अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे वहां से एक शक्तिशाली जीवन शक्ति का आभास होने लगा। उसे पता था कि वहां जरूर कुछ होगा, बस उसे यकीन नहीं था कि क्या वह वही थंडरबोल्ट है जिसे मारने का उसने वादा किया था। हालांकि चाहे जो भी हो, हानसेन को नहीं लगता था कि अन्य लोग इसमें सफल हो सकते हैं। चांदी की लोमड़ी की आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं, मानो आसमान में बिजली चमक रही हो। हर बार जब कोई नया बिजली का बोल्ट दिखाई देता तो उसकी आंखें चांदी की तरह चमक उठतीं और पीछे से एक चीख निकलती। यह अजीब है, बिजली ने तुम्हें एक बार भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? उन्हें शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है, और जब लुई गुई पर दोबारा बिजली गिरी तो वह खुद को हानसेन का सामना करने से नहीं रोक सका। शायद इसलिए कि मैं कोई बदकिस्मत आदमी नहीं हूं जिसने कई अत्याचार किए हों, हानसेन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम? लुई गुई को जो जवाब मिला उससे वह तुरंत भड़क गया। उसने हानसेन की तरफ उंगली उठाए और चिल्लाया, जरूर तुमने कुछ किया होगा। ठीक है,
मैं मानता हूँ, मैंने ही तुम पर बिजली गिराने का काम किया। तुम सिर्फ बदकिस्मत नहीं थे, ठीक है, मैं ही बदकिस्मत था। क्या तुम संतुष्ट हो? हान सेन ने कंधे उचका दिए। लुई गुई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। गड़गड़ाहट आसमान से आ रही थी और जाहिर है कि बिजली हान सेन ने नहीं गिराई थी। इसलिए उसे यकीन नहीं हुआ कि वह हान सेन था और वह उस आदमी को सीधे तौर पर उस काम के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था जिसे उसने सचमुच कबूल किया था। मिस्टर हान, आपने उसका मतलब गलत समझा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास बिजली गिरने से बचाने का कोई तरीका है। अगर आप अपना तरीका बताएं तो शायद हम भी बिजली गिरने से बच सकें। शायद हम ये साहसिक कार्य थोड़ा जल्दी भी पूरा कर लें, झाओ जुएबिन ने कहा। मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। इसलिए मेरा विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो मैं उसे साझा करने को तैयार होता। सच कहूँ तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुझ पर या मेरी प्रेमिकाओं पर बिजली क्यों नहीं गिरी, हान सेन ने जवाब दिया। झाओ जुएबिन ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि हान सेन द्वारा उन्हें धोखा देने की कोशिश करना बहुत ही असंभव है। लेकिन अगर हान सेन सचमुच भाग्यशाली थे तो इतनी किस्मत असंभव लगती थी। बिजली से आपकी रक्षा करने के लिए आपके पास एक जानवर की आत्मा होनी चाहिए, है ना? लुई गुई ने उंगली उठाकर और आवाज़ उठाकर बातचीत में फिर से शामिल हो गई। वाह, कितना असभ्य! इतने अपमानजनक लहजे में, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, हान सेन ने कहा। ठीक है, अगर तुम में इतनी भी राक्षसी आत्मा नहीं है तो तुम धीरे चलो और घोड़े से उतर जाओ ताकि हम सब साथ साथ चल सकें। लुई गुई को पूरा विश्वास था कि उसे सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए उसने ये सुझाव जोर से दिया। झाओ जुएबिन ने हान सेन की तरफ देखा, सोच रहा था कि उसका जवाब क्या होगा। हान सेन ने कहा, ओम, ठीक है, ज़रूर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबने अपने अपने घोड़े उतार दिए और पेंगुइन की तरह हान सेन को घेर लिया। अगर हान सेन के पास बिजली से बचाने के लिए कोई जानवर की आत्मा थी तो उनका मानना था कि उन्हें भी उसकी सुरक्षा के लिए इतने पास होना चाहिए था। 2 कदम चलने के बाद लुई गुई के सिर पर फिर से बिजली गिरी। वह पत्थरों की बोरी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। बिजली की तीव्रता से जोर से लगी, वह पहले के झटकों से कहीं ज्यादा तेज लग रही थी। जीरो की बाहों में सिल्वर फॉक्स के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। सभी ने हान सेन को अजीब भाव से देखा और जैसे ही लुई गुई खुद को वापस ऊपर खींच रहा था, एक अन्य व्यक्ति पर बिजली गिर पड़ी। जैसे जैसे वे पहाड़ पर चढ़ते गए, गड़गड़ाहट और तेज होती गई। वे अभी भी शिखर से 3 मील दूर थे और बिजली पहले से ही उन कुलीनों को घायल कर रही थी और उन्हें इतना थका रही थी कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मैं इस बकवास पर विश्वास नहीं करता। लुई गुई चलता रहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बिजली हान सेन पर नहीं गिर सकती। लेकिन बिजली टीम पर गिरती रही और ज्यादातर लोग घायल हो गए। हान सेन और जीरो का तो एक भी बाल नहीं जला था। इसकी तुलना में अगर हान सेन के पास सुरक्षा होती तो जीरो पर भी बिजली गिरनी चाहिए थी। लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा और बिजली ने उसे छुआ तक नहीं। बिजली सिर्फ एंजल जीन सदस्यों पर ही गिरती थी, ये बहुत अजीब था। जरूर तुम ही हो। लुई गुई बहुत गुस्से में था और जैसे ही वह हान सेन पर भौंकने और उंगलियां उठाने के लिए मुड़ा, बिजली का एक जोरदार झटका उसके सिर पर लगा। उसका हेलमेट उड़ गया और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह फिर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार वह हिला तक नहीं। वह बेहोश हो गया था और ऐसा लग रहा था मानो अब मरने ही वाला है। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम बदकिस्मत हो तो शायद ये कर्म का फल है। अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। ऐसे में तुम पर बिजली गिरेगी। हान सेन ने जमीन पर पड़े लुई गुई से ठंडे स्वर में कहा। मिस्टर हान, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बिजली सिर्फ हम पर ही क्यों हमला करती है? मुझे यह मत बताइए कि आप सिर्फ भाग्यशाली हैं, इतनी बड़ी किस्मत तो होती ही नहीं। झाओ जुएबिन अब अपना धैर्य खोने लगा था। बाकी लोग गुस्से से हान सेन को घूर रहे थे और धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। क्या तुम लोग सचमुच मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर चाहते हो तो आकर कुछ ले लो, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ जुएबिन के सभी लोग सदमे में थे। हालांकि उन सभी के पास एंजल जीन फ्लूइड था, फिर भी बार बार बिजली गिरने से वे सभी बुरी तरह घायल हो गए थे। हान सेन, जिसके पास एक सुपर पालतू जानवर था, से लड़ना तो मुश्किल ही होगा। झाओ जुएबिन आखिरी पल तक उस तरल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका चेहरा अचानक बदल गया। एक बनावटी मुस्कान के साथ उसने कहा, मिस्टर हान, आपने हमें एक बार फिर गलत समझा है। मैं तो बस इतना कह रहा था कि यह संयोगों की एक असंभावित श्रृंखला है जिसकी वजह से आप बिजली के झटकों से बच गए हैं। लेकिन फिलहाल हम साझेदार हैं और साझेदारों को एक दूसरे के साथ पूरी ईमानदारी से पेश आना चाहिए। ठीक है, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि बिजली मुझे क्यों नहीं छू रही? हान सेन मुस्कुराया। हाँ, कृपया हमें बताओ, झाओ जुएबिन ने विनम्रता से कहा। हान सेन ने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया।
उसने ऊपर देखा और एक और बिजली गिरी, और जैसे ही बिजली गिरी उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। उसकी मुट्ठी से बिजली निकली और आने वाली बिजली पर वार किया। परिणामस्वरूप जो विस्फोट हुआ उससे सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। सब पीले पड़ गए और कईयों के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। सब हान सेन को सदमे से देखने लगे, मानो वह कोई देवता हो। क्या वे यह मानने की हिम्मत रखते हैं कि वे मुझ पर हमला कर सकते हैं? हान सेन ने कहा, और फिर उनकी बात अनसुनी करते हुए पहाड़ पर चढ़ना जारी रखा। लोग अविश्वास से देखते रहे। वे जल्दी से उठ खड़े हुए और हान सेन के पीछे पीछे चोटी तक पहुंच गए, मानो वे उसके शिष्य हों। अब किसी ने भी उससे लड़ने के लिए एंजल जीन फ्लूइड का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचा। हवा में उठी आग को बुझा देने वाला एक मुक्का अविश्वसनीय था, और उन्होंने हान सेन की शक्ति को साफ तौर पर कम करके आंका था। चाहे उन्होंने अपने अंदर कितना भी एंजल जीन फ्लूइड इंजेक्ट किया हो, उन्हें यकीन नहीं था कि उनके पास हान सेन को हराने की क्षमता है। उनके आसपास का इलाका अभी भी बिजली की मार झेल रहा था, और ऐसे व्यक्ति से लड़ना जो ऐसी बिजली की कमान संभाले बेवकूफ़ी होगी। वे जानते थे कि उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। सोनिक थंडर पंच इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यह अधिकांश पार करने वालों की क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली है, फैंग लिन ने चौंकते हुए कहा। हान सेन का यूकिलैंड को हराना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। उनका सोनिक थंडर पंच वाकई बहुत डरावना है, झाओ ज़ुएबिन ने कहा। हम क्या करें? क्या हम बस चलते रहें? फैंग लिन अपना धैर्य खो चुका था और भागने के लिए तैयार था, और ऐसा सोचने वाला वह अकेला नहीं था। वे जानते थे कि वे हान सेन के आधे भी ताकतवर नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। झाओ ज़ुएबिन ने आह भरी और कहा, ठीक है, हम यहीं इंतजार करेंगे। अगर थंडरबोल्ट शिखर पर है तो हान सेन उसे मारने की बात वैसे भी नहीं छिपा पाएगा। वह इसे अकेले ही कर सकता है। जब सभी को पता चला कि अब उन्हें किसी महाप्राण प्राणी से लड़ने के लिए ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, तो उन्हें राहत मिली। वे मरते हुए लुई गुई को उठाकर ले गए। सिल्वर फॉक्स की सुरक्षा में हान सेन और ज़ीरो बिना किसी परेशानी के लगभग शिखर पर पहुंच ही गए थे। तभी उसने कुछ देखा। यह एक सुपर प्राणी है और यह अकेला नहीं है। हान सेन आगे की चोटी देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वज्र से आच्छादित पर्वत शिखर पर एक रजत वज्र पुष्प विराजमान था, और उसके मध्य में कली स्वर्ण विद्युत से झिलमिला रही थी। वज्र पुष्प के पास दो महाप्राण प्राणी एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। दाईं ओर 3 मीटर ऊंचा एक सांड था। उसके सींग हरे रंग में चमक रहे थे और बिजली की कड़क से चमक रहे थे, जिससे पहाड़ पर बारिश की तरह और भी तेज गड़गड़ाहट हो रही थी। बाईं ओर 3 पूंछों वाली एक लोमड़ी थी। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद पूंछें तेजी से हिल रही थीं, जिससे बिजली का एक क्षेत्र बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गड़गड़ाहट को भी नियंत्रित कर सकती थी। वज्र तत्व वाले दो महाप्राण इस समय एक दूसरे से भिड़ गए थे। कोई भी आगे नहीं बढ़ा। वे बस स्थिर खड़े रहे, एक दूसरे को गौर से देखते रहे, और कभी कभी अपनी दुश्मनी के उत्प्रेरक फूल को भी देखते रहे। मुझे जैकपॉट लग गया। यहाँ न सिर्फ दूसरी पीढ़ी के 2 सुपर जीव हैं, बल्कि एक अद्भुत सा फूल भी है। सिल्वर फॉक्स पैसे में है। हान सेन ने यह दृश्य देखा तो वह बेहद खुश हो गया। सिल्वर फॉक्स ज़ीरो की बाहों से बाहर कूद पड़ा और उसकी नज़रें थंडर फ्लावर पर टिकी थीं। भूख के कारण उसका पहले जैसा खूबसूरत रूप अब नज़रअंदाज हो गया था। लेकिन हान सेन ने उसे फर से पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। सिल्वर फॉक्स ने संघर्ष करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हान सेन ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। हान सेन जानता था कि यह फूल बेहद मनभावन है और सिल्वर फॉक्स के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होगा। हालांकि आगे 2 सुपर जीव थे और दोनों ही मिलनसार या दानशील नहीं लग रहे थे। अगर सिल्वर फॉक्स अभी पास आ जाता तो उनकी नाराज़गी बढ़ जाती। हान सेन के लिए लाल झंडा लहराना बेहतर होता। ऐसा कहने के बाद हान सेन जानता था कि उसके पास दोनों महाप्राणियों को गिराने की क्षमता है। उसे बस उस शोर की चिंता थी जो वह पैदा कर सकता था। अगर बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो झाओ ज़ुएबिन से उसे छिपाना मुश्किल हो जाएगा, और हान सेन ने कभी नहीं सोचा था कि अगर बेल को मार दिया गया तो वह उसका जीवन जीनोसार किसी को सौंप देगा। यदि यह पहली पीढ़ी का सुपर प्राणी होता तो उनके लिए इसे प्राप्त करना ठीक होता, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं थी कि वह दूसरी पीढ़ी के लाइफ जीनो एसेंस को छोड़ देता। छोटी सिल्वर, चुप रहो। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखो, थंडर फ्लावर अभी तक खिला नहीं है। अगर वो खाने के लिए तैयार होता तो मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों जीव घूरने की होड़ से ज़्यादा कुछ कर रहे होते। हान सेन ने संघर्ष कर रही सिल्वर फॉक्स को दिलासा दिया। इन शब्दों ने सचमुच सिल्वर फॉक्स को शांत कर दिया और उसने छूटने की कोशिश करना छोड़ दिया। फिर भी उसने बिना पलक झपकाए फूल पर अपनी नज़रें गड़ाए रखीं। बार बार बिजली फूल के केंद्र पर गिरती थी। जब भी ऐसा होता फूल को कोई नुकसान नहीं होता था, बल्कि हर प्रहार और झटके के बाद वह और भी ज़्यादा चमकदार और जीवंत दिखने लगता था। ऐसा लगता था मानो वह बिजली का उपभोग कर सकता है। फूल के बीच में एक सुनहरा वज्रफल उगा था।
अब उसका आकार लगभग एक औसत अंडे जितना था। उस पर सुनहरी बिजली चमक रही थी, जो एक सघन दृश्य में झिलमिला रही थी, जो आकाशगंगा के हवाई दृश्य की याद दिला रहा था। मुझे आश्चर्य है कि इस फल को पकने में कितना समय लगेगा। हान सेन ने इसे देखा, उसे यकीन नहीं था कि यह कब पकेगा। हालांकि यह अभी तैयार नहीं था, लेकिन 3 पूंछ वाली लोमड़ी और थंडरबुल के व्यवहार को देखते हुए अगर यह अब तक पक गया होता तो एक दूसरे का गला जरूर फाड़ देता। हान सेन ने अपने स्पिरिट आउल और डेथ नेल को बुलाया। फिर उसने परी को संभावित घात की स्थिति में खड़ा कर दिया। जीरो और सिल्वर फॉक्स के साथ हान सेन पहाड़ से थोड़ा नीचे लौट आया। एक शरारती बच्चे की तरह सिल्वर फॉक्स फूल को अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। वह छटपटाने लगा, लेकिन फिर भी हान सेन उसे नीचे ले जाने में कामयाब रहा। वह उसे वहां ऊपर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह झाओ ज़ुएबिन के मन में शक पैदा नहीं करना चाहता था। यदि हान सेन सुपर प्राणियों को मार देता है तो वह उनका सामान वापस पा सकता है, लेकिन उसे एंजल जीन फ्लूइड वापस करना होगा। ऐसा तब तक होगा जब तक कि वह फिर कभी एलायंस में वापस नहीं लौटना चाहता। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अगर वह अभी उनके पास लौटकर बताए कि पहाड़ की चोटी पर कोई सुपर प्राणी नहीं है, तो वह एंजल जीन फ्लूइड की 50 शीशियां अपने पास रख सकता है। उसके 3 पालतू जानवर वहां ऊपर होने के कारण उन 2 सुपर प्राणियों को मारना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हान सेन सिल्वर फॉक्स को गोद में लिए और जीरो को साथ लिए झाओ ज़ुएबिन और उसके आदमियों की ओर चोटी की तीखी ढलान से नीचे उतरा। उसने उनसे कहा कि उसने चोटी पर थंडरबुल को नहीं देखा था। वज्रबुल सचमुच वहां नहीं है। किसी ने हान सेन के झूठे दावे पर ज्यादा भरोसा नहीं किया। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद जाकर देख लो, हान सेन ने कहा। झाओ ज़ुएबिन को इस समय बहुत अजीब लग रहा था। दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे दोबारा पहाड़ पर चढ़ें, लेकिन अगर वे इस समय घर जाते तो उनके पास हान सेन को 50 एंजल जीन फ्लूइड्स देने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। वापस ऊपर चढ़ते समय उनकी सबसे बड़ी चिंता बिजली की गड़गड़ाहट थी, और उनका मानना था कि इसके लिए उन्हें मेज से उड़ना भी पड़ता था। अगर उड़ते समय उन्हें झटका लगता तो वे जमीन पर गिर जाते और मर भी सकते थे। तुम लोग उस थंडरबुल को ढूंढते रहो। याद रखना, उसे ढूंढने के लिए तुम्हारे पास 7 दिन हैं। उसके बाद तुम्हें उस एंजल जीन फ्लूइड का 50% देना होगा। हान सेन इतना कहकर वहां से जाने लगा। रुको, फिर हम जाकर देखेंगे। झाओ ज़ुएबिन ने हान सेन को रोका। वह खाली हाथ एंजल जीन के पास वापस नहीं जा सकता था, इसलिए उसे या तो पूरी तरह से पहाड़ पर चढ़ना पड़ा या कम से कम ऐसा करने के लिए अपने जीवन और अंगों को जोखिम में डालना पड़ा। जरूर, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हान सेन को एक चट्टान मिली और वह बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे पहाड़ के बाकी हिस्से पर चढ़ पाएंगे और देख पाएंगे कि वहां असल में क्या है। सिल्वर फॉक्स की बिजली सी शरारतों के बिना भी उनके पास पहुंचना नामुमकिन था। वहां ऊपर 2 बिजली के महाप्राण प्राणी थे और एक बिजली का फूल भी। कोई भी आम इंसान उनके पास नहीं पहुंच सकता था। सिल्वर फॉक्स ने हान सेन के सुपर पैट्स को एक बफ दिया था ताकि उन पर बिजली न गिरे। इसी तरह वे चोटी पर सुरक्षित रह सकते थे। जब तक फल पक नहीं जाते और सुपर जीव आपस में लड़ने नहीं लगते, तब तक लोगों को बेल को देखने या उसकी गंध मिलने की संभावना नहीं थी। झाओ ज़ुएबिन अपने साथ सिर्फ कुछ ही लोगों को लाया था जिन्हें बिजली से सबसे कम नुकसान हुआ था। जब वे ज्यादा बिजली वाले इलाके में पहुंचे तो उन्होंने एंजल जीन फ्लूइड का इस्तेमाल करके चोटी पर पहुंचने की कोशिश की। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे धीरे चलें। वे चाहते थे कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसलिए वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ पड़े। चोटी पर एक नज़र डालकर यह पक्का कर लेना कि सांड वहां नहीं है, बस इतना ही काफ़ी था। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था और एंजल जीन फ्लूइड ने उन्हें बिजली के प्रहारों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत बना दिया था। लेकिन जब वे शिखर से 1 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गए तो बिजली का प्रकोप और भी बढ़ गया। बूम बूम बूम। हान सेन चट्टान पर बैठे बैठे आंखें मूंद रहा था। तभी उसे तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। बिजली की चमक तेज बारिश जैसी थी और उसे सुनना बहुत डरावना था। हान सेन को एंजल जीन के लोगों के लिए कोई सहानुभूति महसूस नहीं हुई, इसलिए उसने बेचैन सिल्वर फॉक्स को सहजता से सहलाया और मुस्कुराया। कुछ ही देर बाद झाओ ज़ुएबिन और उसके लोग काले चेहरों के साथ लौटे। उनके बाल ज्यादातर जल चुके थे और उनके शरीर पर जली हुई त्वचा के सुलगते हुए धब्बे थे। वे बहुत बुरे लग रहे थे। मिस्टर हान, थंडरबुल चोटी पर है। हमने उसे देखा, झाओ ज़ुएबिन ने खुशी से हान सेन से कहा। अन्य लोग उत्साह से बोले, मिस्टर हान, बेल चोटी पर है। कृपया जाकर उसे मार डालिए। क्या तुमने सच में थंडरबुल देखा? हान सेन ने झाओ ज़ुएबिन को उत्सुकता से देखा। हाँ मिस्टर हान, कृपया जल्दी करें, इसे भागने न दें, झाओ ज़ुएबिन ने जल्दी से जवाब दिया। हान सेन ने कंधे उचका दिए। वह जानता था कि उन्होंने थंडरबुल नहीं देखा है, क्योंकि उनके पास चोटी पर चढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं थीं। अगर उन्होंने थंडरबुल देखा होता तो वे 3 पूंछ वाली लोमड़ी और थंडरफ्लावर का भी जिक्र करते।
वे जानबूझकर हान सेन से झूठ बोल रहे थे। ये जानते हुए भी हान सेन फिर भी मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन सच कहूं तो वहां कोई बैल नहीं है। मेरे लिए वहां वापस जाना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। मिस्टर हान, हमने सचमुच बैल को देखा है। झाओ ज़ुएबिन अभी भी हान सेन को यह विश्वास दिलाने पर अड़ा हुआ था कि उन्होंने बैल को देखा है। उनमें से प्रत्येक ने हान सेन से ऊपर जाकर उसे मारने की विनती की, लेकिन हान सेन जानता था कि वे क्या योजना बना रहे थे। यदि वहां कोई बैल था और हान सेन ने उसे नहीं मारा, तो वे दावा कर सकते थे कि हान सेन ने अनुबंध का उल्लंघन किया है और उन्हें हान सेन को एंजल जीन फ्लूइड की शीशियों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर यह मामला अदालत में जाता तो वे कुछ भी साबित नहीं कर पाते, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके दावे हवा में ही खारिज भी कर दिए जाते तो भी हान सेन की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए काफ़ी होता। अब क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने बैल को देखा था? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह ऊपर है, हम गलत नहीं थे, झाओ ज़ुएबिन ने कहा। और तुम्हें यकीन है कि यह थंडरबोल्ट है? हान सेन ने पूछा। हाँ बिल्कुल, झाओ ज़ुएबिन ने तुरंत उत्तर दिया। और कुछ नहीं था? हान सेन ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस बैल। झाओ ज़ुएबिन को लगा कि हान सेन उसके दावे को परख रहा है। तो मैं जाकर उसे मार डालूंगा। हान सेन तुरंत उठ खड़ा हुआ और फिर से चोटी की ओर चल पड़ा। ज़ीरो और सिल्वर फॉक्स उसके साथ चल पड़े। जब हान सेन चोटी पर पहुंचा तो 3 पूंछ वाली लोमड़ी और बैल अभी भी वहीं थे, एक दूसरे को घूरने की होड़ में। हान सेन ने नन्ही परी को बुलाया और उसे और चांदी की लोमड़ी दोनों को आदेश दिया, पहले बैल को मारो दोस्तों। उसके बाद हान सेन की ध्वनि और वज्र की संयुक्त शक्ति ने इस शरीर को अपनी मुट्ठियों में समेट लिया। तैयार होकर उसने सांड पर निशाना साधा। छोटी परी हरी आग की तरह जलती आंखों के साथ ऊपर उड़ी और उसने अपनी तलवार बैल की ओर घुमाई। डेथ नेल भी हवा में उड़ गया, बैल को अपने मुंह में फंसाने के लिए तैयार। इसी बीच स्पिरिट आउल अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए खतरनाक आवाज में हूट कर रहा था। चांदी की लोमड़ी चांदी की बिजली से चमक उठी और वज्र लोमड़ी में बदल गई। वह बैल की ओर तेजी से झपटी। जब बैल ने देखा कि विशालकाय जीव उस पर टूट पड़े हैं, तो वह डर के मारे चीखने को तैयार हो गया। वेदना। सोनिक थंडर पंच फटा, जिससे बाकी सारी आवाजें दब गईं, बैल की बेताब चीख भी शामिल थी। उस जोर के बाद वह काफी देर तक फिर से चीखने के लिए जरूरी संयम नहीं जुटा सका। लिटिल एंजल की तलवार उसकी गर्दन पर वार कर गई, जिससे एक गहरी दरार बन गई जिसमें से खून बहने लगा। इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, किसी चीज ने सांड के स्वरयंत्र को बंद कर दिया। हान सेन का फ्लेमिंग रेक स्पाइक उसके गले में गहराई तक घुसा दिया गया था, एक घातक बल और हरी लौ के साथ। सिल्वर फॉक्स और स्पिरिट आउल ने अब एक साथ थंडरबोल्ट पर वार किया, जिससे उसके शरीर पर कई गहरे घाव हो गए और उसका खून बहने लगा। थंडरबोल्ट ने अपने हमलावरों को भगाने के लिए बिजली इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन भीषण प्रहारों के आगे वह कुछ नहीं कर सका। अगले ही पल डेथ नेल उसके ऊपर प्रकट हुई। हालांकि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उस पर हो रहे तोपखाने के हमले के बीच थंडरबोल्ट बच नहीं सका। डेथ नेल सफलतापूर्वक उसके ऊपर उतर गई। डोंग डोंग। घायल बैल के लिए मौत की घंटी बजी और अपनी क्षत विक्षत अवस्था में वह उस ध्वनि को सहन नहीं कर सका। उसके चेहरे से खून बहने लगा और उसका पूरा शरीर सूखने, फटने और रिसने लगा। जब घंटी बजी तो लिटिल एंजल ने थंडरबोल्ट के सिर पर एक अंतिम प्रहार किया। सुपर प्राणी थंडर डेविल बुल मारा गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इस प्राणी का मांस खाने योग्य है और आप इसका जीवन जीनोसार प्राप्त कर सकते हैं। इसके जीवन जीनोसार का उपभोग करके आप 0 से 10 सुपर जीनो अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बैल का नरसंहार देखकर 3 पूंछ वाली लोमड़ी मानो स्तब्ध रह गई। शुरू में तो उसे लगा कि फल के लिए सिर्फ वे दोनों ही होड़ में हैं, और उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे भयानक जीव अचानक प्रकट होकर उसके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी को मार डालेंगे। सुपर जीव बुद्धिमान थे और अपनी स्थिति देखकर 3 पूंछ वाली लोमड़ी की हिम्मत नहीं हुई और वह जल्दी से पहाड़ की चोटी से भाग गई। हान सेन ने लिटिल एंजल को आदेश दिया कि वह उसका पीछा करे, लेकिन उसे मार न डाले। वह चाहता था कि वह झाओ ज़ुएबिन और उसके लोगों का पहाड़ से नीचे तक पीछा करे। हान सेन और ज़ीरो भी लोमड़ी के पीछे पीछे गए। सिल्वर फॉक्स, डेथ नेल और स्पिरिट आउल फूल और मरे हुए बैल की लाश की रखवाली के लिए पहाड़ की चोटी पर ही रहे। झाओ ज़ुएबिन ने चोटी से आती युद्ध की आवाज़ें सुनी और बड़ी खुशी से बोला, हान सेन झूठ बोल रहा था। थंडरबोल्ट सचमुच वहां ऊपर था। उफ, ये तो खुशकिस्मती है कि हमारी छोटी सी योजना काम कर गई। वह इतना नौसिखिया है कि हम जैसे लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं कर सकता। तुम ठगों को धोखा नहीं दे सकते। मुझे उम्मीद है कि हान सेन और बैल दोनों घायल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम उन दोनों को एक साथ मार सकते हैं, फैंगलिन ने उत्साह से कहा। सबकी खुशी के बीच पहाड़ की चोटी से एक बर्फ सी सफ़ेद परछाई उतरने लगी, जो उनका मूड खराब करने को तैयार थी।
पहले तो उन्हें लगा कि नीचे कोई बैल आ रहा है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वह बैल नहीं, बल्कि 3 पूंछ वाली एक लोमड़ी थी। ओह नहीं, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। झाओ जुएबिन का चेहरा पत्थरों की बोरी की तरह झुक गया और उसने जल्दी से सभी को भागने के लिए चिल्लाया। अगर वे अपने एंजल जीन फ्लूइड का इस्तेमाल भी करते तो भी वे लोमड़ी से आगे नहीं भाग सकते थे। और कुछ ही देर बाद लोमड़ी ने उन्हें पकड़ लिया। उसने अपनी 3 पूंछें घुमाकर एक व्यक्ति को लपेट लिया, जिससे वह बिजली की तरह कोयला बन गया। हान सेन और लिटिल एंजल ने लोमड़ी को पकड़ लिया और उसे एंजल जीन के भगोड़ों से दूर खींच लिया। झाओ जुएबिन और उसके लोग अब दहशत में थे। वे रुककर लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए भागते रहे। 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर हान सेन और लिटिल एंजल की टैग टीम ने उस समय क्रूरतापूर्वक हमला किया जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। हालांकि 3 पूंछ वाली लोमड़ी ताकतवर थी, फिर भी हान सेन और लिटिल एंजल के सामने उसकी एक न चली। कुछ ही देर में उसका फर खून से लाल हो गया। दुश्मन जल्द ही परास्त हो जाएगा। लोमड़ी ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे पता हो कि वह मरने वाली है, और अचानक वह पहाड़ी पर वापस चोटी की ओर भागने लगी। क्या ये पागल है? ये पीछे क्यों भाग रही है? हान सेन ने आश्चर्य से खुद से पूछा। मिस्टर हान, इसे मार डालो, झाओ जुएबिन ने वापस पुकारा, क्योंकि उसने लोमड़ी को फिर से पहाड़ पर चढ़ते देखा था। हान सेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं इसे नहीं मारूंगा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम थंडरबोल्ट चाहते थे, है ना? मैंने वहां बस इस थंडरस लोमड़ी को देखा था और यह मेरा शिकार है। उसके बाद हान सेन ने भयभीत समूह की उपेक्षा की और लिटिल एंजल और जीरो को अपने साथ लेकर उस लोमड़ी का पीछा करने लगा जो पहाड़ पर वापस जा रही थी। हान सेन ने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को पहाड़ की चोटी पर खदेड़ दिया तो बैल का पूरा शरीर गायब हो गया था। यहाँ तक कि जीवन जीनोसार भी नहीं बचा था। चांदी की लोमड़ी खुशी से अपने होंठ चाट रही थी। जब 3 पूंछ वाली लोमड़ी चोटी पर पहुंची तो वह चीखी। वह चांदी की लोमड़ी के सामने दौड़ी और पंजे फैलाकर झुक गई, मानो दया की भीख मांग रही हो। सिल्वर फॉक्स ने 3 पूंछ वाले लोमड़ी की खून से सनी पूंछों को देखा और फिर उसके सिर पर छलांग लगा दी, मानो वह हान सेन से कहने जा रही हो, ये लड़का अब मेरा है। साले, तूने थंडरबोल्ट खा लिया और मुझे लाइफ जेनो एसेंस भी नहीं दिया। अब तू खुद को एक साथ ही दे रहा है। हान सेन निराश हो गया। चांदी की लोमड़ी ने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को ठीक करने के लिए चांदी की बिजली उगल दी। 3 पूंछ वाली लोमड़ी डर के मारे कांप उठी और जवाब में चांदी की लोमड़ी आत्मसंतुष्ट दिखी। वह हान सेन की बाहों में कूद पड़ी और फिर अपना सिर उसकी छाती से रगड़ने लगी, मानो उससे कह रही हो कि वह 3 पूंछ वाली लोमड़ी को माफ कर दे। 3 पूंछ वाली लोमड़ी बुद्धिमान लग रही थी और वह हान सेन के सामने घुटनों के बल बैठ गई, मानो वह भी उसकी आज्ञा का पालन करना चाहती हो। वैसे भी मैं इसे तुम्हें खिलाने वाला था। इसे रख लो और नरभक्षण से बचो। हान सेन ने फिर 3 पूंछ वाली लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा नाम थरी टेल है, समझ गए? अब मेरे पीछे आओ। 3 पूंछ वाली लोमड़ी का व्यवहार अच्छा था और वह आदेशानुसार तुरंत चली गई। हान सेन ने अपनी पशु आत्माएं लौटा दी और चांदी की लोमड़ी को अपनी बाहों में लेकर और जीरो को अपने पीछे लेकर वे 3 पूंछ वाली लोमड़ी पर सवार होकर पहाड़ से नीचे उतरे। झाओ जुएबिन के लोग अब इंतजार करते करते ऊब गए थे, लेकिन जल्द ही उनकी हालत बदल गई जब उन्होंने 3 पूंछ वाली लोमड़ी को फिर से प्रकट होते और सीधे उनकी ओर बढ़ते देखा। लेकिन करीब से देखने पर उन्होंने देखा कि हान सेन और जीरो उस पर सवार थे। उस खतरनाक लोमड़ी को अब शांति से सवार देखकर वे चौंक गए। मुझे बैल तो नहीं मिला, लेकिन देखो, मुझे एक लोमड़ी मिल गई। मुझे चोटी पर वापस लौटने के लिए कहने के लिए शुक्रिया। अगर तुम न कहते तो मैं अपने लिए नई सवारी नहीं ढूंढ पाता। हान सेन लोमड़ी की पीठ पर लेट गया और उन्हें देखकर मुस्कुराया। उनके अविश्वास पर क्रोध की भयावहता हावी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उनकी यात्रा खाली हाथ लौटेगी, क्योंकि वे अपने बैल को मारने में नाकाम रहे थे। दूसरी ओर हान सेन कहीं ज्यादा अमीर होकर जाने वाला था। यह एक सुपर प्राणी है, अभयारण्यों की कसम। यह एक इंसान की बात कैसे मान सकता है? झाओ जुएबिन को गुस्सा तो आया, लेकिन वह हान सेन का आदर करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह इतने सुपर प्राणी को वश में कर सका। अब जब मेरे पास 3 पूंछ वाली लोमड़ी है तो मैं तुम्हें बिजली से बचा सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चोटी तक ले जा सकता हूँ। क्या तुम जाना चाहोगे? हान सेन ने लोगों को अपनी सबसे अजीब सी मुस्कान दी। हाँ, कृपया। झाओ जुएबिन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो चलो, चलें। हान सेन लोमड़ी पर सवार होकर उन्हें पहाड़ की चोटी तक ले गया। इस बार उसने उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी और उनकी यात्रा बिना किसी रुकावट के हुई। केवल वज्रपुष्प ही बचा था और बैल का सारा नामो निशान मिट गया था। लेकिन वज्रपुष्प को देखकर झाओ जुएबिन और उसके लोग फिर से लालची हो गए। हम यहाँ थंडरबोल्ट की तलाश में आए थे, लेकिन अफसोस हमें वह नहीं मिला। लेकिन ये फूल तो खास लग रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं इस फूल को यादगार के तौर पर अपने सुपरवाइजर को दे सकता हूँ? शायद उन्हें ये पसंद आए।
झाओ ज़ुएबिन ने अपना अनुरोध किया। हान सेन ने कहा, इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है तथा ये किसी भी व्यक्ति का है जो इसे लेना चाहे। झाओ ज़ुएबिन हान सेन की बातों से हैरान था, लेकिन उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे पक्का यकीन था कि हान सेन कभी इतना दयालु नहीं होगा कि उन्हें इतनी अनोखी चीज़ लेने दे। लेकिन उसके सामने वाकई एक खजाना रखा गया था और वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने इसके बारे में कुछ देर सोचा और फिर फैंग लिन को इसे लेने की अनुमति दे दी। स्वयं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फैंग लिन के मन में भी झाओ ज़ुएबिन जैसे ही विचार थे और वह भी फूल के पास जाने से डर रहा था। फिर भी उसके पास दिए गए आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह फूल के पास गया और उसे छुआ। कली से सुनहरी बिजली फूट पड़ी और उसे बिजली का झटका लगा। झाओ ज़ुएबिन को एक अलग ही तरह का झटका लगा। उसने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हान, आपके पास जो 3 पूंछ वाली लोमड़ी है वह बिजली गिरा सकती है। क्या हम उससे गुजारिश कर सकते हैं कि वह हमारी तरफ से फूल ले आए? मैनेजर झाओ, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ संभव है? हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। झाओ ज़ुएबिन ने कहा, हमारा अनुबंध बेल को मारने का था, लेकिन बेल अब यहाँ नहीं है। क्या हम शर्तों को बदल सकते हैं ताकि इसमें इस फूल को इकट्ठा करने का जिक्र हो? अनुबंध तो अनुबंध है, आप इसे जब चाहें बदल नहीं सकते। मैं यहाँ आपके इस भूतिया सांड का शिकार करने आया हूँ और मुझे इसके अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। हान सेन जानता था कि झाओ परिवार कितना अश्लील हो सकता है, इसलिए वह उनके बेतुके अनुरोध से ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। झाओ ज़ुएबिन स्पष्ट रूप से कुछ कहना चाहता था, लेकिन हान सेन जाने के लिए मुड़ गया। लोगों को तुरंत याद आ गया कि 3 पूंछ वाली लोमड़ी उन्हें बिजली से बचा रही थी। अगर उन्होंने हान सेन को परेशान किया तो उन्हें लगा कि वह उन्हें बिजली से मार सकता है। ये सोचकर झाओ ज़ुएबिन ने अपना मुंह बंद रखा और कुछ और नहीं कहा। इसके बाद हान सेन उन्हें पहाड़ से नीचे ले गया और स्वयं पहाड़ की चोटी पर लौट आया ताकि वह फल के पकने का इंतजार कर सके। झाओ ज़ुएबिन जानता था कि हान सेन सिर्फ अपने लिए फूल लेने के लिए लौट रहा है, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे रोकने में वह लाचार है। उनके पास सामान समेटकर घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन बाद थंडर माउंटेन की चोटी पर फल मुट्ठी के आकार का हो गया। फल पर लगातार बिजली गिरती रही और हर बार बिजली गिरने के साथ उसकी खुशबू में उल्लेखनीय वृद्धि होती रही। दिन भर में फल पर अनगिनत गड़गड़ाहटें गूंजी और देखते ही देखते वह बिजली की तरह सोने की तरह चमकने लगा। आखिरी बिजली का झटका फल पर लगा और उसके बाद आसमान के काले बादल छंट गए। हवा और बारिश थम गई और सिर्फ एक ही खतरा बचा था, वो था सुनहरा वज्रफल। चांदी की लोमड़ी हान सेन की बाहों से उछलकर निकल गई, लेकिन फल खाने के लिए दौड़ी नहीं। वह उसके पास गई और फिर उसके चारों ओर घूमने लगी, मानो कुछ सोच रही हो। उसके चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के बाद सिल्वर फॉक्स ने हान सेन की ओर देखा और फिर फल की ओर देखा। उसने अपना मुंह खोला और उसे एक ही बड़े कौर में निगल लिया। धमाका! सुनहरी बिजली सिल्वर फॉक्स के पेट के अंदर फट गई और उसके पूरे शरीर को जला दिया, जिससे वह जली हुई लकड़ी की तरह दिखने लगा। हान सेन चौंक गया और लगभग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन सौभाग्य से उसकी डोंगक्सुआन आभा ने भांप लिया कि उसकी जीवन शक्ति वास्तव में प्रबल हो रही है। वह वहीं रुका रहा और उसके पास नहीं गया। सिल्वर फॉक्स के जले हुए शरीर के अंदर से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। रोशनी की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती गई और जितनी तेज होती गई उसका शरीर उतना ही गहरा होता गया। इसके तुरंत बाद सिल्वर फॉक्स का शरीर सुलगते हुए कोयले की तरह हो गया और उसके काले शरीर पर लाल रंग की नसें बह रही थीं। अचानक काले बादल फिर से छा गए और जमीन पर फिर से छा गए। बिजली की एक काली कौंध ने अब काली हो चुकी लोमड़ी पर वार किया। कच्चा! रजत लोमड़ी का शरीर टूट गया। कच्चा! आसमान से एक और काली बिजली गिरी और ऐसा कई बार हुआ। 9वीं बार ऐसा होने के बाद बादल उतनी ही तेजी से चले गए जितनी तेजी से आए थे। धमाका! तभी आसमान में बिजली का एक सफ़ेद बादल दिखाई दिया और गरज के साथ और भी तेज बिजली चमकने लगी। ये सभी बिजली सिल्वर फॉक्स के टूटते शरीर पर निशाना साध रही थीं। लोमड़ी पर 9 बार प्रहार करने के बाद यह बादल भी जहां से आया था वहीं गायब हो गया। उसके बाद यही बात 6 और बादलों के साथ भी बार बार दोहराई गई। अजीब बात यह थी कि वे सभी अलग अलग रंग के थे। हरे, लाल, बैंगनी, नीले, सुनहरे और चांदी जैसे बादल थे। हर बादल ने चांदी की लोमड़ी पर 9 बार बिजली गिराई और हर बार के साथ चांदी की लोमड़ी का शरीर और भी मजबूत होता गया। लेकिन फिर आखिरी बार में सिल्वर फॉक्स का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। उसका मांस सख्त होकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर गया था। बस उसका कंकाल ही बचा था। हड्डियां बिजली की चमक से चमक रही थीं। धमाका! आसमान में एक और बिजली चमकी, लेकिन यह एक खंभे की तरह थी जो सीधे नीचे की ओर जा रही थी, मानो सिल्वर फॉक्स की गतिहीन हड्डियों को कुचलने के लिए। चीख!
रजत लोमड़ी ने अंततः आवाज की, लेकिन उस पवित्र स्तंभ के प्रकाश के नीचे उसकी पूर्व संरचना का मांस वापस लौटने लगा। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि किसी का भी दिल टूट जाए। जब लोमड़ी पहली बार टूटी थी तो उसने कोई आवाज नहीं की थी, लेकिन जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसने आवाज की दर्द कहीं ज्यादा असहनीय रहा होगा। उसके पुनर्जन्म लेते शरीर पर और भी ज्यादा बिजली चमकने लगी और धीरे धीरे चांदी की लोमड़ी का नया रूप सामने आया। वह चांदी की बिजली की लोमड़ी जैसी थी और अब वह प्रकाश स्तंभ का भारी भार सहन कर रही थी। लोमड़ी की चांदी जैसी चमक आग की तरह थी और जब चांदी जैसी लोमड़ी चिल्लाती थी तो आग खंभे से टकराती थी। धमाका! पूरे इलाके में बिजली का एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। हान सेन और 3 पूंछ वाले लोमड़ी को काफी दूर जाकर इस परिवर्तन को दूर से देखना पड़ा। धमाका! शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत अधिक बिजली गिरी थी, लेकिन थंडर माउंटेन का आधा हिस्सा ढह गया और खंडहर और मलबे के बीच चांदी की लोमड़ी फिर से चीखी। चांदी की बिजली ने प्रकाश स्तंभ को चीर दिया और भी आगे जाकर पूरे आकाश को रोशन कर दिया। धमाका! चांदी की बिजली ने आसमान को चीर दिया, मानो उसमें दरारें पड़ गई हों। दरारों के अंदर हान सेन ने कई अजीबोगरीब चीजें देखीं। हान सेन ने एक महल और अजीबोगरीब वनस्पतियां देखीं। उसने एक पेड़ भी देखा जिसकी एक शाखा पर एक देवदूत बैठा था। उन दरारों के अंदर से दबाव की एक काल्पनिक शक्ति फूट पड़ी और उसे जमीन पर धकेल दिया। उसकी शक्ति अभी भी उस दबाव का सामना करने लायक नहीं थी। चीख! सिल्वर फॉक्स ने हान सेन की तरफ देखा और उसे पुकारा। हान सेन ने सिल्वर फॉक्स की तरफ देखा और उनकी नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। हान सेन सिल्वर फॉक्स की आंखों में जो देख पा रहा था उससे लग रहा था कि उसमें द्वंद्व है। हान सेन ने सोचा कि सिल्वर फॉक्स तीसरे भगवान के अभयारण्य के द्वार को बुलाने जा रहा है, जैसे पवित्र गैंडे या खाली चुड़ैल ने किया था। लेकिन इस धारणा को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगा। सिल्वर फॉक्स ने किसी आत्मा को नहीं बुलाया था, बल्कि उसने दोनों अभयारण्यों के बीच की एक दरार को जबरन खोलकर आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया था। चीख! सिल्वर फॉक्स ने आसमान की तरफ देखा और दरारें छोटी होने लगीं। फिर उसने हान सेन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे उसकी याद आ रही हो। छोटे सिल्वर, जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, हम जल्द ही फिर से साथ होंगे। हान सेन ने खड़े होने की पूरी कोशिश की, लेकिन खड़ा नहीं हो सका। उसने ध्वनि गर्जन शक्तियां उत्पन्न करने के लिए अपनी पूरी शक्ति जुटा ली, लेकिन उस शक्ति के बावजूद भी वह चीख नहीं सका। सिल्वर फॉक्स विकसित हो चुका था और अगर वह दूसरे भगवान के अभयारण्य में रहा तो उसका शरीर दूषित हो जाएगा और उसकी हालत आज की तुलना में कहीं ज्यादा खराब हो जाएगी। दरारें बंद होने से पहले उसे यह जगह छोड़नी होगी। हालांकि हान सेन इसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए इससे हिलना भी असंभव था। चीख! सिल्वर फॉक्स एक बार फिर अपने मालिक की दिशा में चीखी और जैसे ही वह दरारों की ओर बढ़ी, उसने हान सेन की ओर देखना सुनिश्चित किया। मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, लिटिल सिल्वर, मेरा इंतजार करो। हान सेन ने देखा कि दरारें भरनी शुरू हो गई हैं और इसलिए उसने आखिरी बार जोर से सिल्वर फॉक्स से कहा जो उसकी तरफ देख रही थी। चांदी की लोमड़ी ने सिर हिलाया और फिर द्वार की ओर मुंह करके मुड़ी। उसका शरीर चांदी की बिजली में बदल गया और अंदर खींच लिया गया। धमाका! दरार बंद हो गई और हान सेन को जमीन पर गिराने वाला दबाव गायब हो गया। फिर भी वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। उसके दिल को एक ऐसा झटका लगा था जो उसने पहले कभी नहीं झेला था। जब से उसने लिटिल सिल्वर का जन्म देखा था, उसने अपना ज्यादातर समय उसके साथ बिताया था। वह एक सच्चा साथी था और अब जब वह चला गया है तो उसे बहुत दुख हो रहा है। हान सेन ने सिल्वर फॉक्स को फिर से ढूंढने के लिए कुछ भी करने की कसम खाई। लेकिन तीसरे देवता का अभयारण्य एक विशाल फैला हुआ स्थान था। यह ज्यादातर अज्ञात था और वहां मानव विकास धीमा था। हान सेन को डर था कि अगर वह बहुत भाग्यशाली न हो तो दोनों को फिर से मिलने में सालों लग सकते हैं। भाड़ में जाओ, मुझे पता है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, चाहे वह कहीं भी पहुंचे। मैं हर उस इंसान या चीज को काट डालूंगा जो मुझे उससे दोबारा मिलने से रोकने की कोशिश करेगा। हान सेन इसे एक शपथ मानने वाला था, एक ऐसा व्रत जिसे वह निभाने की कसम खाएगा। आसमान की तरफ देखते हुए वह चिल्लाया, छोटी सिल्वर, रुको, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को खुश करने के बाद वह नज़दीकी मानव आश्रय में वापस गया और एलायंस में वापस चला गया। अनुबंध के अनुसार उसने एंजल जीन द्रव का आधा हिस्सा एंजल जीन को लौटा दिया। वह उन लोगों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन दोबारा सड़क पर निकलने से पहले उसने अपनी माँ से बात की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। हान सेन उसे अपनी ज्यादातर पशु आत्माएं और वे सुपर जीव देने वाला था जिन पर उसने दावा किया था। अगर वह मोमेंट शेल्टर में जा पाती तो और भी अच्छा होता, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो वह बिना किसी चिंता के तीसरे भगवान के अभयारण्य में जा सकता था। यदि आप तीसरे भगवान के अभयारण्य में जाते हैं तो आत्माओं को ये पता न चलने दें कि आपका लुओ परिवार के साथ संबंध है। लुओ लैन ने उनकी योजना सुनने के बाद शांति से कहा।